नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो अधातुओं के ऊपर कोई भी प्रश्न बने आपका गलत नहीं होगा। आपको अधातुओं के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधातुओं के गुण के बारे में, यानी कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी अधातुएं हैं। उसके बाद हम एक एक करके सभी अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम देखेंगे कि इन अधातुओं की उपयोग क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि वो सब कुछ जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अधातुएं क्या होती हैं। तो अधातुओं से पहले हमने धातुओं के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो अधातुएं क्या होती हैं? तो वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाती हैं। तो अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों ही आधारों पर धातुओं से भिन्न होती हैं। और अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 91 धातुएं हैं और 20 अधातुएं हैं और बची 7। तो 7 उपधातुएं हैं। उपधातुएं क्या होती हैं? तो जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो 118 तत्व होते हैं जिनमें से 91 धातुएं हैं और अधातुएं कितनी हैं? तो 20 अधातुएं हैं। कई वैज्ञानिकों में इनमें मतभेद भी होता है कि अधातुओं की संख्या 20 नहीं है, 21 है या 19 है। तो इसमें अभी मतभेद चल रहा है, पर ज़्यादातर जो माना जाता है तो 91 धातुएं मानी जाती हैं, 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं। तो अब हम अधातुओं के गुण देख लेते हैं। तो अधातुओं की भौतिक अवस्था कैसी होती है, फिजिकल स्टेट कैसा होता है। तो अधात्विक तत्वों के अंतर्गत जो भी अधातुएं आती हैं ना, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं, यानी कि तीनों प्रकार की अधातुएं होती हैं। जैसे कि जो कार्बन होता है तो कार्बन अधातु है, तो कार्बन ठोस अवस्था में होता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, ये भी अधातु है। और हाइड्रोजन ये भी अधातु है, ये गैसीय अवस्था में होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो अधातुएं होती हैं इनका जो स्वरूप होता है ये तीनों प्रकार हो सकता है, यानी कि अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। और ठोस अधातुएं सामान्यतः चमक विहीन होती हैं, मुलायम होती हैं और भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता हो। तो जो अधातुएं होती हैं इसके विपरीत हमने धातुओं में पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं ये चमक विहीन, मुलायम और भंगुर होती हैं। जैसे कोयला और सल्फर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो कोयले को भी आप पीसकर चूर्ण बना सकते हैं। तो कार्बन का एक अन्य अपरूप हीरा भी है, यह भी अधातु ही है। तो जो हीरा है ना, इसका गुण कोमलता का अपवाद है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जो अधातुएं होती हैं ये अधिकतर मुलायम होती हैं, लेकिन जो हीरा है ये भी अधातु ही है, लेकिन ये मुलायम नहीं होती और सर्वाधिक कठोर अधातु होती है। तो हीरा इसका अपवाद है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में अपवाद साथ साथ ही चलते हैं। और दूसरा गुण क्या है? तो ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अधातुएं होती हैं ना, ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। और अगला गुण है कि इनमें निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक होता है। तो गलनांक
और क्वथनांक क्या होता है? तो गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो गलनांक पॉइंट है वो काफ़ी कम है, तो निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं, परंतु कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट तथा बोरोन इसके अपवाद हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। किसका? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट तथा बोरोन, ये इसके अपवाद हैं। और अधातुओं का अगला गुण क्या है? तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा साझा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो अधातुओं के परमाणु होते हैं ना, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, बाहरी कक्षा होती है, उसमें 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल 2 अधातुओं को छोड़ दिया जाए। कौन कौन सी अधातु? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये इसके अपवाद हैं। इनके बाहरी कक्षा में केवल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो अधातुएं हैं ना, उनकी बाहरी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमने पढ़ा ना कि जो अधातुएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। और इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अधातुएं कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अधात्विक तत्वों को आवर्त सारणी के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थान दिया गया है। तो जो हाइड्रोजन है यही केवल पहले वर्ग में है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अधातुएं हैं वो पी ब्लॉक में स्थित हैं। तो ब्लॉक क्या होता है? तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस, डी, पी और एफ। तो आप देखेंगे ना कि जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसे जिग जैग लाइन कहते हैं। तो इसके दाईं ओर अधातुएं हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जिग जैग लाइन के दाईं ओर क्या देखने को मिलती हैं? तो अधातुएं देखने को मिलती हैं। और कौन से ब्लॉक में? तो पी ब्लॉक में। तो आवर्त सारणी में जैसा कि हमने पढ़ा कि कितनी अधातुएं हैं? तो 20 अधातुएं हैं। तो कौन कौन सी? तो पहले वर्ग में जो अधातु है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद 14th वर्ग में यानी कि 14वें वर्ग में जो अधातु है वो कौन सी है? कार्बन। 15वें वर्ग में है नाइट्रोजन और फास्फोरस। 16वें वर्ग में है ऑक्सीजन, सल्फर तथा सेलेनियम। 17वें वर्ग में है जिसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा टेनेसिन। तो जो टेनेसिन है ना, इसके वर्गीकरण के विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है, क्योंकि इसमें कभी कभी धातुओं के गुण भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसके वर्गीकरण में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अधातु है। इसके बाद है 18वां वर्ग, जिसमें उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन तथा ओगनेसोन। तो अब हम इन अधातुओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? इसका सिंबल क्या है? तो रासायनिक चिन्ह है H। और इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, लेकिन इसका नामकरण यानी कि इसका नाम हाइड्रोजन किसने रखा था? तो एंटोनी लेवोजियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी यानी कि एटॉमिक मास भी एक ही होता है। तो सामान्य ताप या दाब पर हाइड्रोजन की अवस्था देखी जाए तो हाइड्रोजन की अवस्था क्या है? तो गैसीय। यानी कि सामान्य ताप पर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन होती है ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो जो हाइड्रोजन शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के संयोग से बना है, हाइड्रो अर्थात जल तथा जेनस अर्थात निर्माण करने वाला। क्योंकि हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त जल का निर्माण करता है जिसे हम H2O कहते हैं। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, अर्थात इसकी परमाणु संख्या क्या है? 1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो अब तक ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सबसे सरल है। इसके प्रत्येक परमाणु में एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संरचना आगे हम देखते हैं। तो समस्थानिक, संभारिक, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम क्या है? तो सामान्य हाइड्रोजन जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये केवल इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। उसके बाद है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम क्या है? इसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है और अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद है ट्राइटियम। तो यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। तो यह है ट्राइटियम। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो एटम होता है उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो टोटल मिलकर कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसीलिए इसे ट्राइटियम कहा जाता है। ड्यूटेरियम में देखेंगे तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो 2 हो गए, इसीलिए इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। और प्रोटियम में केवल एक ही प्रोटॉन है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन है ना, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है, कभी कभी इसे पहले वर्ग में क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया, परंतु कभी कभी 17वें वर्ग में हैलोजन तत्वों के साथ भी दर्शाया जाता है, क्योंकि जो इसके गुण हैं ये दोनों के साथ मैच करते हैं। यानी कि पहले वर्ग के साथ भी और कभी कभी 17वें वर्ग के साथ भी इसके गुण मैच करते हैं। तो इसीलिए इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु तथा 75% तत्व हाइड्रोजन से ही निर्मित हैं और सूर्य एवं अधिकतर तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है तथा बृहस्पति ग्रह का अधिकांश भाग भी हाइड्रोजन से ही निर्मित है। और पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल, जिसे हम H2O कहते हैं, तो जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। तो आगे अब हम हाइड्रोजन के उपयोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों तथा रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग क्या है? तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया के संश्लेषण हेतु हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो जो डालडा होता है ना, जिसे वनस्पति घी कहते हैं, तो वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी का निर्माण होता है ये हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। चौथा इसका उपयोग क्या है कि ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और इन पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण मुक्त ईंधन सेलों का उपयोग कारों एवं बसों में किया जाता है। तो आजकल आप देखते ही हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और कारें आ चुकी हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है। तो हाइड्रोजन के बाद अब हम देखते हैं कार्बन। तो कार्बन सबसे प्राचीन ज्ञात तत्वों में से एक है, जो कि प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है और इसे आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त, 14वें वर्ग तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो कार्बन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, रासायनिक प्रतीक क्या है? तो C,
इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और सामान्य ताप पर इसकी अवस्था देखी जाए तो सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में होता है। और इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय इसकी संरचना होती है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन एक चतुर्संयोजी यानी कि टेट्रावैलेंट तत्व है, अर्थात इसकी बाहरतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधों कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़कर कार्बन कार्बन बंधों की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और यह प्रक्रिया श्रृंखलन कैटिनेशन कहलाती है। तो कैटिनेशन श्रृंखलन क्या होता है? तो जो कार्बन होता है ना, इसमें एक खूबसूरत प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो जो कार्बन है ये खुद के साथ जुड़ना पसंद करता है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन के साथ कंटिन्यूस जुड़ता रहता है। तो इसी प्रकार ये श्रृंखला बनाता है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को श्रृंखलन कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार कार्बन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करती है? तो वो कार्बन है। तो आगे अब हम कार्बन के अपरूप देख लेते हैं। तो अपरूप क्या होता है? तो एक एलिमेंट्स की जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग हों, यानी कि भौतिक गुण तो अलग अलग हों, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों ये ऑलमोस्ट सेम हों, यानी कि भौतिक गुण तो अलग हों लेकिन उनके रासायनिक गुण समान हों, तो उसे अपरूप कहा जाता है। तो कार्बन परमाणुओं की परस्पर आबंधन संरचना के आधार पर प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं जो कि कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। तो इनके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे हीरा। तो हीरा कार्बन का ही अपरूप है। तो हीरा कार्बन का ठोस क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाकर एक 3 डायमेंशनल संरचना का निर्माण करता है। और अपनी इसी संरचना के कारण यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या? हीरा। तो हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। यही कारण है कि यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो शुद्ध हीरा रंगहीन, पारदर्शी तथा जल में अविलेय। जल में अविलेय का मतलब क्या है? कि जल में घुलता नहीं है। तो वायु की उपस्थिति में हीरे को गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित नहीं होता, परंतु लगभग 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह जलने लगता है और जलने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो हीरे का उपयोग क्या होता है? तो आपको पता ही है कि हीरे का प्रमुख उपयोग आभूषण निर्माण में तथा पत्थर, कांच एवं रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में किया जाता है। तो हीरे का प्रमुख उपयोग आभूषण के निर्माण में तथा पत्थर, कांच एवं रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में भी हीरे का उपयोग ही किया जाता है। तो कार्बन का अगला अपरूप देखते हैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी हीरे के समान ही कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जो कि रूपांतरित एवं आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और ग्रेफाइट के कण मुलायम, भंगुर एवं चिकने होते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग किसमें होता है? तो हीरे के विपरीत ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है, यानी कि ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होता है। इसका प्रयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पेंसिल के लेड के रूप में, जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, वो भी इसका बना होता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में, पॉलिश के लिए चूर्ण बनाने में तथा परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कार्बन का अगला अपरूप है ग्रेफीन। तो ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त होकर षटकोणीय जाली के समान एकल परत का निर्माण करते हैं।
तो एकल परत की संरचना होने के कारण इसे 2 डायमेंशनल कहा जाता है। तो ग्रेफीन अब तक का ज्ञात सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का उत्तम सुचालक है। यह पारदर्शी है परंतु अत्यधिक सघन है, यानी कि बहुत ही डेंस है। तो ग्रेफीन का उपयोग किसमें होता है? तो पुनः चार्ज होने योग्य बैटरियों में, यानी कि जो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं उसमें इसका उपयोग होता है। सोलर सेल में इसका उपयोग होता है। ऊर्जा संग्राहकों में, कैपेसिटर में इसका उपयोग होता है। जैविक एवं रासायनिक संवेदकों में, यानी कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसर में भी ग्रेफीन का उपयोग होता है। इसके बाद हम अगली महत्वपूर्ण अधातु देखते हैं। तो नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली एक डायटोमिक गैस है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78%। और आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में है? तो दूसरे आवर्त 15वें वर्ग तथा पी ब्लॉक में नाइट्रोजन स्थित है। इसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास कितना है? तो 14 है। तो ये सामान्य ताप एवं दाब पर एक रंगहीन, स्वादहीन तथा लगभग अक्रिय गैस के समान गुण प्रदर्शित करती है। तो वर्ष 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने वायु से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण के दौरान नाइट्रोजन की खोज की थी। तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो नाइट्रोजन का उपयोग किसमें होता है? तो उर्वरक यानी कि खाद, विष, विस्फोटक तथा धब्बा रहित इस्पात के निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग रेसिंग कारों तथा वायुयान के टायरों में, वायुयान यानी कि हवाई जहाज के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि तीव्र गति के कारण उत्पन्न घर्षण से तापमान बढ़ने पर टायरों में विस्फोट ना हो। तो हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है और हीलियम गैस भी भरी जाती है। तो गर्मियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और सर्दियों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है ये ठंडी होती है, इसीलिए तो सर्दियों में जम ना जाए, इसीलिए सर्दियों में हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो दलहनी फसलों की, यानी कि जो दाल वाली फसलें हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में रहने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर पौधे के उपयोग योग्य बनाते हैं। तो जो दलहनी फसलें होती हैं इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये नाइट्रोजन को किस में बदलती हैं? नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में बदल के अपने योग्य बनाती हैं। इसके बाद है कि चिप्स के पैकेट में जो आप देखते हैं जो हवा भरी होती है ना, तो वो भी क्या होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस ही होती है। तो अब हम नाइट्रोजन के यौगिक देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अमोनिया। तो अमोनिया एक रंगहीन किंतु तेज गंध वाली गैस है। इसका निर्माण नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। तो अमोनिया का विशिष्ट औद्योगिक महत्व है क्योंकि इसका उपयोग यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फास्फेट नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट्स आदि महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। तो अमोनिया के बाद है नाइट्रिक अम्ल। तो यह भी नाइट्रोजन का ही यौगिक है। तो यह है रंगहीन प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोना एवं प्लैटिनम जैसी धातुओं के अतिरिक्त यह लगभग सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका उपयोग डायनामाइट, जो कि विस्फोटक है, तो इसका उपयोग डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन आदि विस्फोटकों तथा अमोनियम नाइट्रेट एवं अम्लराज के निर्माण में किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? तो ज़्यादातर इसका उपयोग विस्फोटकों में किया जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन का अगला प्रमुख यौगिक है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन परंतु हल्की गंध वाली गैस है, जिसे सूंघने पर सुखद अनुभूति होती है, इसीलिए इसे हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। तो सर्जरी के दौरान
इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। तो अब हम अगली अधातु के बारे में पढ़ते हैं, फास्फोरस। तो फास्फोरस आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त तथा 15वें वर्ग में स्थित है, जिसे रासायनिक संकेत P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है और एटॉमिक मास कितना है, तो लगभग 31 है। तो सामान्य ताप और दाब पर यह रंगहीन, अर्धपारदर्शी, मुलायम एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो फास्फोरस में स्फुरत दीप्ति का गुण पाया जाता है। तो स्फुरत दीप्ति क्या होता है, अर्थात यह अंधकार में चमकता है। तो सभी जीवित कोशिकाओं में फास्फोरस अनिवार्य रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में भी जो हड्डियां होती हैं ना, उसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो मानव शरीर में सामान्यतः 0.6 से लेकर 0.7 किलोग्राम फास्फोरस उपस्थित होता है। तो यह अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फोराइड के रूप में पाया जाता है। तो जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, उनमें भी फास्फोरस पाया जाता है। तो प्रकृति में फास्फोरस के विभिन्न प्रकार के अपरूप हैं। तो फास्फोरस के महत्वपूर्ण अपरूप के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सफ़ेद, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तो हम इसके अपरूप देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं लाल फास्फोरस। तो जो लाल फास्फोरस होता है, ये गंधहीन होता है, परंतु यह जहरीला नहीं होता। तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस की तीली में किया जाता है। तो जो माचिस की तीली का मसाला होता है ना, वो किसका बना होता है, तो वो रेड फास्फोरस का बना होता है। इसके बाद है सफ़ेद फास्फोरस। तो यह जहरीली प्रकृति का होता है और जब इसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो यह घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में वाष्पित होकर सिंदूरी फास्फोरस बनाता है, जो कि अंधेरे में चमकता है। इसके बाद है काला फास्फोरस। तो अल्फा काला और बीटा काला, दो प्रकार का काला फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस से आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो इसके बाद आगे है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, जो कि हमारे वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन स्वयं अज्वलनशील है, परंतु यह दहन में सहायक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है ये खुद तो अज्वलनशील है, यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, लेकिन ये दूसरे पदार्थ को जलाने में काम आती है, दूसरे पदार्थ के दहन में काम आती है। तो ऑक्सीजन खुद तो अज्वलनशील है, परंतु यह दहन में सहायक है। तो जीवधारियों के द्वारा श्वसन हेतु आवश्यक होने के कारण इसे प्राणवायु भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी जीवधारी हैं, जैसे हम इंसान हैं, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसीलिए से प्राणवायु भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त और 16वें वर्ग में रखा गया है। इसका रासायनिक संकेत क्या है, तो इसका सिंबल O है, परंतु ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होने के कारण इसे O2 से व्यक्त किया जाता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 होता है। तो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी में व्याप्त जो भी तत्व हैं, उसमें ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा 46.6% पाई जाती है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पे जो भी तत्व पाए जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। कितनी? 46.6%। तो देखिए, जो हमारा वायुमंडल है ना, तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, जो कि 78% है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? तो ऑक्सीजन का सर्वप्रमुख उपयोग तो जीवधारियों के द्वारा श्वसन करने में किया जाता है, क्योंकि हम श्वसन लेते हैं तभी तो हम जिंदा हैं। तो एक तो उपयोग इसका ये हो गया। और ऐसे स्थान जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है अथवा नहीं है, जैसे कि ऊंचे पर्वत, गहरे समुद्र और अंतरिक्ष, वहाँ पर ऑक्सीजन व हीलियम के मिश्रण से भरे हुए सिलेंडरों का प्रयोग श्वसन में किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई गोताखोर होता है, वो समुद्र में जाता है, तो अपने साथ सांस लेने के लिए क्या कैरी करता है?
तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर में खाली ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं, जो ये हवा हमारे अंदर जा रही है, इसमें खाली ऑक्सीजन नहीं है। हम जो सांस लेते हैं उसमें 78% तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा तो केवल 21% ही होती है। तो प्योर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े झेल नहीं सकते, तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। या जो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, उसमें ऑक्सीजन व हीलियम गैस का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन का ही अपरूप है ओजोन। तो ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपरूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु संबद्ध होते हैं, इसीलिए से O3 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में एक रक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है। तो जो ये ओजोन परत होती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और इसके दुष्प्रभाव से हमें बचाती है। तो ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव द्वारा विभिन्न माध्यमों से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के द्वारा ओजोन परत को व्यापक क्षति पहुंच रही है। तो जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ना, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके बाद हम अगली अधातु देखते हैं, सल्फर। तो सल्फर पीले रंग का ठोस पदार्थ है, जिसे रासायनिक चिन्ह S से प्रदर्शित किया जाता है और पीरियोडिक टेबल में तीसरे आवर्त और 16वें वर्ग के अंतर्गत सल्फर को रखा गया है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास क्या है? तो 32। तो हमारी पृथ्वी की भूपर्पट्टी पे लगभग 0.1% तक सल्फर पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त अनेक जैविक पदार्थों जैसे अंडे, प्रोटीन, बाल एवं ऊन तथा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सरसों, प्याज, लहसुन, इसमें सल्फर विद्यमान होती है। तो जिसमें थोड़ी सी तेज गंध होती है, ये सल्फर के कारण होती है। तो जो आप देखते हैं प्याज, लहसुन, इसमें जो तेज गंध आती है, किसके कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। तो सल्फर तत्व के रूप में कुछ विशिष्ट ज्वालामुखी क्षेत्रों में जैसे जापान और सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा गर्म जल के झरनों के समीप सल्फर पाया जाता है, परंतु अधिकांशतः यह सल्फाइडों एवं सल्फेटों के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आयरन सल्फाइड, लेड सल्फाइड और कैल्शियम सल्फेट आदि। तो सल्फर का उपयोग क्या है? तो सल्फर का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। और सल्फर का उपयोग किस में होता है? तो कार्बन डाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, गन पाउडर और माचिस की तीलियों के निर्माण में भी सल्फर का उपयोग होता है। और प्राकृतिक रबड़ की जो इलास्टिसिटी होती है, उसका लचीलापन होता है एवं कठोरता बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार हेतु जो मलहम होता है, उसके निर्माण में, कृषि में जो कवकनाशी एवं कीटनाशक में, और जो सौंदर्य केंद्र होते हैं यानी कि ब्यूटी पार्लर होते हैं, उसमें भी सल्फर का उपयोग हेयर स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। तो सल्फर के बाद अगली अधातु देखते हैं, सेलेनियम। तो सेलेनियम की खोज 1817 ईस्वी में जे बर्जीलियस ने की थी और ग्रीक भाषा में सेलेन का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा। तो सेलेनियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो Se से इसे प्रदर्शित किया जाता है और पीरियोडिक टेबल में चौथे आवर्त और 16वें वर्ग में ये रखा गया है। तो सेलेनियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी परमाणु संख्या 34 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 79 है। तो सेलेनियम का उपयोग फोटोकॉपी मशीनों में, फोटोग्राफिक टोनर में तथा लाल रंग के कांच बनाने में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्रकाश सेलों में, इलेक्ट्रिक मीटर में तथा रेक्टिफायर के रूप में भी किया जाता है। तो सेलेनियम के बाद
आगे हम जो हैलोजन तत्व है ना, उसमें जो अधातुएं पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी के 17वें समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है। तो इसमें रखे गए तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। और इस समूह में कुल 6 तत्व रखे गए हैं। कौन कौन से? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा टेनेसिन। तो ये जो 6 तत्व हैं ना, इसे हैलोजन ग्रुप में रखा गया है, तो इसीलिए इसे हैलोजन तत्व कहा जाता है। तो ये कौन सा ग्रुप है? 17th ग्रुप है। तो जो हमने 6 तत्व देखे ना, तो इन 6 तत्वों में से जो पहले 5 तत्व हैं उन्हें तो निश्चित रूप से हैलोजन तत्व कहा जाता है, लेकिन जो अंतिम तत्व है टेनिसिन, इसके विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है। तो हैलोजन समूह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा समूह है जिसमें सामान्य ताप व दाब पर पदार्थ की तीनों मुख्य अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो हैलोजन समूह में हमें ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में होते हैं, आयोडीन एवं एस्टेटिन ठोस अवस्था में होते हैं और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी का कौन सा ऐसा समूह है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं? तो ये कौन सा समूह है? तो ये हैलोजन समूह। तो हैलोजन तत्वों के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इन तत्वों को अष्टक प्राप्त करने के लिए अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो एक एक करके अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का रासायनिक चिन्ह क्या है? F। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 19 है। और सामान्य दाब पर ये कौन सी अवस्था में होती है? तो गैसीय अवस्था में। और फ्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं हेनरी माइसन। तो फ्लोरीन सबसे हल्का हैलोजन तत्व है तथा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन। और यह हीलियम तथा नियोन के अतिरिक्त लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करता है। तो फ्लोरीन का उपयोग क्या है? तो फ्लोरीन तथा नाभिकीय ईंधन के प्रसंस्करण में, टेफ्लॉन जैसे उच्च ताप से फ्लोरोकेमिकल के निर्माण में, टूथपेस्ट में, तो जो टूथपेस्ट होता है ना उसमें भी फ्लोरीन होता है। फ्रिज एवं एसी में CFC के रूप में, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमने पढ़ा था, जो कि हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए अब फ्रिज एवं एसी में CFC के इस्तेमाल में बैन लगा दिया गया है। तो फ्लोरीन के बाद देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का रासायनिक चिन्ह क्या है? Cl। परमाणु संख्या कितनी है? 17। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35। और सामान्य ताप पर यह कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन के खोजकर्ता हैं CW शीले। तो क्लोरीन हरे पीले रंग की एवं तेज गंध वाली गैस है। यह धातुओं एवं अधातुओं दोनों के साथ क्रिया करके क्लोराइड्स का निर्माण करती है। तो क्लोरीन का उपयोग किसमें होता है? तो विरंजक चूर्ण, आंसू गैस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफॉर्म औषधियों के निर्माण में तथा वस्त्रों को रंगने में, सोने एवं प्लेटिनम धातुओं के निष्कर्षण में तथा जल के शुद्धिकरण में, तो पानी के शुद्धिकरण में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। तो जो आप देखते हैं जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, तो स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसके शुद्धिकरण में, उसके प्योरीफिकेशन के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन के बाद देखते हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का रासायनिक चिन्ह है Br। इसकी परमाणु संख्या है 35। परमाणु द्रव्यमान है लगभग 80। और सामान्य ताप पर यह कौन सी अवस्था में होती है? तो द्रव। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो AJ बेलार्ड इसके खोजकर्ता हैं। तो यह एकमात्र अधातु तथा आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है जो कि सामान्य ताप पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य ताप पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु के बारे में पूछा जाए तो वो है पारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य ताप पर कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो पारा है। और सामान्य ताप पर, सामान्य ताप यानी कि रूम टेम्परेचर, तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो वो ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन समुद्री जल, प्राकृतिक खारे जल के स्रोतों तथा खारे जल की झीलों के वाष्प में विद्यमान यौगिकों में पाया जाता है। तो ब्रोमीन का उपयोग किसमें होता है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में इसका उपयोग होता है, कृषि में कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, और नींद आने वाली औषधि के निर्माण में भी ब्रोमीन का उपयोग होता है। तो ये हैं इसके उपयोग। ब्रोमीन के बाद अब हम देखते हैं आयोडीन। तो आयोडीन का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो आई। तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो 53। और परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो लगभग 127 इसका परमाणु द्रव्यमान है। और सामान्य ताप पर यह कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो सामान्य ताप पर यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। और आयोडीन की खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता हैं बर्नार्ड कोर्टोइस। तो आयोडीन हैलोजन समूह में सबसे भारी तत्व है जो चमकीला, रवेदार एवं गहरे बैंगनी अथवा काले रंग का होता है। और विश्व का अधिकांश आयोडीन समुद्रों में पाया जाता है, और विशेषता उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर समुद्री जीवन अधिक विकसित अवस्था में होता है। तो जो आयोडीन होता है ये अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है, तो समुद्रों में पाया जाता है। तो इसका उपयोग किस में होता है, तो यह मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। और शरीर में इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्तरों में कमी आती है, जिसके कारण घेघा नामक रोग हो जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी कमी के कारण घेघा नामक रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा नामक रोग होता है। और इसके अतिरिक्त जो आयोडीन है इसका उपयोग कीटनाशक, अभिकर्मक और दर्द निवारक औषधियों में जो आयोडेक्स होती है ना, आयोडेक्स के निर्माण में भी आयोडीन का इस्तेमाल होता है। तो हैलोजन ग्रुप के बाद अब हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के 18वें समूह में सम्मिलित गैसीय तत्वों को उत्कृष्ट गैस, दुर्लभ गैस या शून्य समूह भी कहा जाता है। तो इन्हें शून्य समूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में जो भी गैसें होती हैं बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि एक तरह से नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडोन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो उत्कृष्ट गैसों के परमाणु का जो बाहरी कोश होता है ये पूर्ण होता है, इसीलिए इसमें अत्यंत निम्न अभिक्रियाशीलता पाई जाती है, और यही कारण है इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हीलियम। तो हीलियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो He। इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो इसकी परमाणु संख्या 2 है और परमाणु द्रव्यमान 4 है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो हीलियम गैस के खोजकर्ता हैं जूल्स जेनसन एवं J.N. लोकेयर। और इसका नामकरण किसने किया था, तो हीलियम गैस का नामकरण लोकेयर एवं फ्रैंकलैंड ने किया था। तो हीलियम उत्कृष्ट गैसों के समूह में प्रथम तत्व है, और इसका उपयोग किसमें होता है, तो द्रव हीलियम का उपयोग MRI स्कैनर्स में गोताखोरों के द्वारा श्वसन हेतु, हमने पढ़ा था ना कि गोताखोर जो सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो गोताखोरों के द्वारा श्वसन हेतु, मौसम संबंधी अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाने वाले गुब्बारों में, तो जो बैलून होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जो सजावटी गुब्बारे होते हैं उसमें भी हीलियम का इस्तेमाल होता है। बचपन में जो हम गुब्बारे लेते थे जो हवा में उड़ते थे, उनमें भी
कौन सी गैस भरी होती थी? तो हीलियम गैस भरी होती थी। और वायुयान एवं रेसिंग कारों के टायरों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। तो हीलियम के बाद है नियोन। तो नियोन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका रासायनिक चिन्ह है Ne। इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी परमाणु संख्या 10 है और परमाणु द्रव्यमान 20 है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवर्स इसके खोजकर्ता हैं। तो नियोन की खोज क्रिप्टॉन एवं जिनोन के साथ की गई थी और यह वायु से हल्की होती है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल से भी यह बाहर निकल जाती है। और नियोन लैंप्स में प्रयोग करने पर यह लाल नारंगी प्रकाश प्रदान करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका उपयोग किस में होता है? तो विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बोर्ड्स के बल्बों में और जो साइन बोर्ड्स होते हैं उसमें भी नियोन का इस्तेमाल होता है। और वैक्यूम ट्यूब में और टेलीविज़न की जो पुराने टेलीविज़न होते थे उसकी जो ट्यूब होती है उसमें भी नियोन का इस्तेमाल होता है। तो नियोन के बाद देखते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका रासायनिक चिन्ह है Ar। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो परमाणु संख्या है 18 और परमाणु द्रव्यमान है 40। तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो विलियम रैमजे एवं लॉर्ड रेले ने आर्गन की खोज की थी। तो आर्गन एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील तथा अविषाक्त गैस है। इसका उपयोग किसमें होता है? तो आर्गन रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है, इसीलिए यह नाइट्रोजन का सस्ता विकल्प है। तो उच्च ताप वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं में, पैकिंग में, शराब के निर्माण में, क्रायोसर्जरी में तथा कैंसर कोशिकाओं के उपचार में आर्गन का इस्तेमाल होता है। तो आर्गन के बाद देखते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका रासायनिक चिन्ह है Kr। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या है 36 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु द्रव्यमान है 83। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने क्रिप्टॉन की खोज की थी। तो क्रिप्टॉन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और ये फ्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसका उपयोग किसमें होता है? तो अन्य अक्रिय गैसों के साथ फ्लोरोसेंट लैंप्स में, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले फ्लैश लैंप्स में भी क्रिप्टॉन का इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टॉन के बाद देखते हैं जिनोन। तो जिनोन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो Xe इसका रासायनिक चिन्ह है। इसकी परमाणु संख्या है 54 और परमाणु द्रव्यमान है 131। तो इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो विलियम रैमजे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने इसकी खोज की थी। तो जिनोन भी एक रंगहीन, गंधहीन एवं अपेक्षाकृत सघन उत्कृष्ट गैस है। तो इस गैस के परमाणुओं का अंतिम कोश पूर्ण होता है, फिर भी यह अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो जो 18वां ग्रुप है इसमें ज़्यादातर जो भी गैसें हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं, लेकिन जो ये गैस है ये थोड़ी अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जिनोन को। तो जिनोन का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग उच्च गति के फ्लैश बल्बों में, कैंसर उपचार में, 5-फ्लोरोरोसिल नामक औषधि के निर्माण में, उपग्रह एवं अंतरिक्ष यानों में जिनोन आयन प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो जिनोन के बाद हम अंतिम महत्वपूर्ण अधातु देखते हैं रेडोन। तो रेडोन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका रासायनिक चिन्ह है Rn। इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या है 86 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 222 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं रॉबर्ट वी ओवेंस ने रेडोन की खोज की थी। तो रेडोन एक रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिव, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह स्वयं रेडियम 226 के क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और रेडोन गैस
वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो रेडोन गैस। इसका उपयोग किस में होता है, तो रेडोन गैस का उपयोग कैंसर एवं ट्यूमर के उपचार में होता है। तो याद रखिएगा, रेडोन का उपयोग कैंसर एवं ट्यूमर के उपचार में होता है और यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो आज का हमारा थियरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण कौन सा तत्व करता है, तो इसका सही जवाब है कार्बन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो कार्बन से क्या बना हुआ है, ग्रेफीन, केवलार, लेक्सोन या स्पाइडर सिल्क। तो इसका सही जवाब है ग्रेफीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लेड पेंसिल में होता है। तो बताइए, लेड पेंसिल में क्या होता है, शीशा होता है, शीशे का ऑक्साइड होता है, ग्रेफाइट होता है या शीशे का सल्फाइड होता है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। तो कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो हाइड्रोजन गैस का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण किया जाता है, तो हीलियम गैस का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या सल्फर डाइऑक्साइड को। तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी गैस है। तो हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक रिएक्टिव गैस कौन सी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लोरीन गैस। ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील गैस है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है। तो बताइए, कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं है, नियॉन, हीलियम, ऑर्गन या हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, अल्कोहल, ऑक्सीजन, एलपीजी या पेट्रोल। कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन गैस है ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, बल्कि ये जलाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।